हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन फिर से मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में तो ये है आज का अपना टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो यू ऑल नो कि काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, है ना। कोई चीज़ मूव कर रही है कितने रेट से। रेट मतलब होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मान लो एक रिएक्शन हो रही है, उसमें रिएक्टेंट है, चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। अब वो कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है ना। दैट इज व्हाट काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब कि हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स देखेंगे। मीन्स कि रिएक्शंस में किस तरीके का चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। तो इफ वी डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स तो हम क्या बोलेंगे कि ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हो, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हो और उसके मैकेनिज्म को पढ़ते हो। ठीक है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो जैसे एक रिएक्शन है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब ए कितने टाइम इंटरवल में कन्वर्ट हो रहा है बी में। ठीक है। वो क्या है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। सेम चीज यहाँ पे, अगर इक्विलिब्रियम है तो मैंने स्क्वायर वो यहाँ लगा दिया। तो बी कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है ए में। दैट इज व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो रेट को आप कैसे डिफाइन करते हो। रेट को डिफाइन करते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम। और आप लिखते कैसे हो रेट को। रेट को लिखते हो जैसे मैं लिख रही हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। माइनस क्यों, माइनस हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पर डिसअपियरेंस हो रहा है। ठीक है ना, डिसअपियरेंस हो रहा है किसका, ए का। और अगर हम लिखेंगे ए बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई माइनस या प्लस नहीं है, मतलब यहाँ प्लस तो है ही कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस होता है। बट यहाँ कोई माइनस नहीं है ना। यहाँ माइनस नहीं है, इसका मतलब कि बी जो है ये फॉर्म हो रहा है ना, अपीयर हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, माइनस टी आर अपॉन डी टी। आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से अपन रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ये रिएक्शन देखो, ये हेबर्स प्रोसेस है। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन धीरे धीरे घट रहा है ना, इसका अमाउंट कम हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस डी एन टू अपॉन डी टी। फिर हाइड्रोजन भी घट रहा है, तो रिएक्टेंट्स धीरे धीरे कम होते हैं, प्रोडक्ट्स का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। और रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते कैसे हैं ये भी हमने देख लिया। अब अपन देखेंगे यूनिट्स। ठीक है। तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होती है यूनिट इसकी। ठीक है। बट अगर गैसियस रिएक्टेंट्स है तो गैसियस में अपन क्या करते हैं, एटीएम पर सेकेंड, एटीएम फॉर प्रेशर। गैसेस का प्रेशर होता है। ठीक है। अब अपन देखेंगे कि रेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स के रेट होते हैं, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है। अब आप एवरेज रेट की बात करोगे तो एवरेज रेट में हम बोलते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के में कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है। ठीक है, उसमें हम रेंज लेते हैं। ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन विच इज obtained बाय मेजरिंग चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ओवर एन अप्रिशिएबल टाइम इंटरवल लिखा हुआ है। इसका मतलब कि आप रेंज लेंगे, उस रेंज में कितना चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, उसको हम एवरेज रेट कहते हैं। अब अगर आप देखोगे इसका प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल हम देखें, तो आप सबको पता है कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में हम क्या बोलते हैं, एवरेज। एवरेज कितना दे रही है, एवरेज टर्म यूज करते हैं ना।
सेम चीज यहाँ पर है, एवरेज रेट। अब अपन देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट में होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेते हैं हम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, जैसे 10 सेकेंड में या 2 मिनट में या 10:45 में कितना हो रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। अब इसको हम डिनोट भी अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, एवरेज रेट को अलग तरीके से और इंस्टेंटेनियस को अलग तरीके से। तो रेट इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है, ये होता है एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है आपका, उसको आप डिनोट करते हो डी से। डी होता है डिफरेंशियल, ये स्मॉल टाइम इंटरवल को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं। अब अपन देखेंगे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो? तो गैसियस में सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। तो ऐसा क्यों है? तो आप सबको पता है कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं ना, वेरी वेरी फार अपार्ट। तो क्या होता है? तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो मोशन ज़्यादा होता है। मोशन ज़्यादा होता है तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। कोलिजन ज़्यादा होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब अपन देखें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होते हैं रिएक्टेंट के बीच में पर यूनिट टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पर यूनिट टाइम क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है फैक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए। फिर आप देखो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में भी क्या होगा? अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सेम रीज़न, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। फिर अपन देखते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फोर्थ फैक्टर। तो अगर कैटलिस्ट होता है तो ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, रिएक्टेंट उस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना सकता है ना। तो कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर द रिएक्शन टू अकर। ओके। फिर फिफ्थ फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मीन्स व्हाट, की कोलिजन साइट्स उतनी ज़्यादा अवेलेबल है ना। तो सरफेस एरिया कब ज़्यादा होता है? जब साइज उनका छोटा छोटा होता है, पार्टिकल्स का या रिएक्टेंट्स का, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हुआ। फिर फिफ्थ सिक्स्थ फैक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है लाइट की, ठीक है, इंटेंसिटी लाइट की जितनी ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या होता है? उतने ज़्यादा रिएक्टेंट्स अवेलेबल हैं, या होपफुली दे विल गेन दैट रिक्वायर्ड एनर्जी, मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करेंगे और रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे? रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएंगे। सो इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी, जैसे कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी ई इक्वल्स टू एच नहीं होता है ना। तो विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट राइज जो लाइट जो होती है उन सब में इंटेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? डेट रिक्वायर्ड एनर्जी जो उनको चाहिए होती है वो गेन कर लेते हैं, रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये आपका था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फिर एक छोटा सा टॉपिक है जो है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ। रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है। तो रेट लॉ क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। बट जैसे एक ये रिएक्शन हो रही है ना, ए प्लस बी आपको प्रोडक्ट दे रहा है। ए के ए मोल्स है, बी के बी मोल्स है।
तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए जितने मोल्स हैं, बी टू द पावर बी जितने इसके मोल्स हैं। अब जब ये हटेगा रेट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो यहाँ पर के आता है ना, ये सेम रहेगा। तो ये के क्या है यहाँ पर, के आपका रेट कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि रेट में और may not depend upon all the concentration terms of A और the B। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रेट सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करे जितने भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ना। तो सपोज हम ये कर रहे हैं कि रेट में डिपेंड अपॉन अल्फा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए, बीटा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी। तो रेट क्या हो जाएगा, के ए टू द पावर ए बी टू द पावर बीटा। तो दिस इज व्हाट रेट। ठीक है, अब रेट लॉ क्या होता है, दिस इज ओनली द रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या है, एक एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, किसके टर्म्स में, रिएक्टेंट्स के टर्म्स में, रेज टू द पावर व्हाट, दैट नंबर ऑफ मोल्स, है ना, on which the rate is actually dependent. So how do we define rate law? Rate law is the expression which expresses the rate of reaction in terms of concentration of reactant each raised to the power on which rate is actually dependent. इसको समझ लोगे तो अपने टर्म्स में लिख लोगे, बहुत आसान है, अभी मैंने ऊपर समझाया। ठीक है, फिर इट इज द रेट। अब रेट लॉ के बराबर चाहिए हमें, तो के बराबर कब होगा, जब सारी कंसेंट्रेशन टर्म्स 1 मोलर हो जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर 1 मोलर। यहाँ 1 पुट करोगे, यहाँ 1 पुट करोगे, तो रेट इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के में 4 पॉइंट्स हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए के कांस्टेंट है, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करोगे तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। फिर के इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के। ठीक है, फिर जितनी ज़्यादा के की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा फास्टर रिएक्शन होगी, और उसकी यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स थे के। अब इसके बाद अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।